नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स आई और मैं हूं ओम प्रकाश ठाकुर। लेकर आया हूं हफ्तानामा, जिसमें लेखा जोखा है हिमाचल के नेताओं, नौकरशाहों और कॉरपोरेट घरानों के कारनामों का। यूं तो 960 मेगावाट के जंगी थोपन और थोपन पवारी हाइडल प्रोजेक्ट के आवंटन का ये मामला भ्रष्टाचार के नाम से हिमाचल की गली कूचों में 2006 से ही गूंजता रहा है। लेकिन इस मामले में नया मोड़ अभी हाल ही में तब आया जब हिमाचल हाईकोर्ट ने अदानी पावर के 280 करोड़ रुपए और 2008 से लेकर अब तक 12% ब्याज देने के उसके आग्रह को ठुकरा दिया। हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले ने अदानी पावर की 280 करोड़ रुपए वसूलने की मुहिम पर पानी फेर दिया। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच ने 18 जुलाई 2024 को अदानी पावर की अपील पर सुरक्षित रखा फैसला सुना दिया। अप्रैल 2022 में जस्टिस संदीप शर्मा की एकल बेंच ने अदानी के पक्ष में फैसला सुना दिया था। वह सरकार को 280 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही 2 महीनों के भीतर ये रकम न लौटाने पर 10% ब्याज देने का आदेश दिया था। ये फैसला बीजेपी की जयराम सरकार में आया था। जब 2 महीनों के भीतर ये रकम नहीं लौटाई गई तो इस फैसले से गदगद अदानी पावर ने 280 करोड़ के साथ 2008 से अब तक 12% ब्याज देने अदा करने की मांग कर दी। अदानी ने दावा किया कि उसने ये रकम अपफ्रंट मनी के तौर पर 2008 में जमा कराई थी, लेकिन डबल बेंच ने उसकी अपील को खारिज कर दिया, जो अदानी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। याद रहे, भ्रष्टाचार के संगीन इल्जामों से रंगी पुती ये कहानी 2006 से तत्कालीन कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार के समय शुरू होती है। 2006 में कांग्रेस ने किन्नौर जिला में जंगी थोपन व थोपन पवारी नाम से 960 मेगावाट के मेगा हाइडल प्रोजेक्ट का आवंटन नीदरलैंड की कंपनी ब्रिकल कॉरपोरेशन एनवी को किया था। लेकिन ब्रिकल कंपनी निर्धारित समय पर अपफ्रंट मनी जमा नहीं करा पाई। अदानी समूह की कंपनियों ने ब्रिकल कॉरपोरेशन एनवी की ओर से ये रकम 2008 में उस समय जमा कराई थी जब 960 मेगावाट के इस हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर ब्रिकल कॉरपोरेशन एनवी और अंबानी समूह की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कानूनी जंग चरम पर चली हुई थी। उस समय प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल की कमान में बीजेपी सरकार सत्ता में थी। तब मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने अदानी समूह को उस वक्त आगाह किया था कि ये रकम वो अपने जोखिम पर जमा करा रहा है, क्योंकि अदानी समूह की इस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सेदारी नहीं है और ना ही वो ब्रिकल के साथ कंसोर्टियम में शामिल था। याद रहे, 2006 में तत्कालीन कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार ने हिमाचल के कबायली जिला किन्नौर में 980 मेगावाट के जंगी थोपन व थोपन पवारी हाइडल प्रोजेक्ट को नीदरलैंड की कंपनी ब्रिकल कॉरपोरेशन को आवंटित किया था। ग्लोबल बिड हुई थी। वह ब्रिकल की बिड पहले नंबर पर रही थी और दूसरे नंबर पर रही थी अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस एनर्जी या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तब बीजेपी विपक्ष में होती थी और प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के बड़े चेहरे हुआ करते थे। याद रहे, तब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और धूमल व मोदी की यारी किसी से छिपी नहीं थी। चुनावी दौर में बीजेपी ने इस आवंटन को लेकर वीरभद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगा दिए व अपने आरोप पत्रों में इन इल्जामों को शामिल भी कर लिया। दिसंबर 2006 में प्रोजेक्ट आवंटित होने के बाद ब्रिकल 20 अगस्त 2007 तक भी जब अपफ्रंट मनी जमा नहीं करा पाई तो बोली में दूसरे नंबर पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सरकार से आग्रह किया कि चूंकि ब्रिकल कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के मुताबिक अपफ्रंट मनी जमा नहीं करा पाई है, इसलिए ये प्रोजेक्ट उसे आवंटित कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के मुताबिक ब्रिकल को ये रकम दिसंबर 2006 में लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के तुरंत बाद जमा करानी थी। वीरभद्र सिंह सरकार ने ये मांग ठुकरा दी
और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने नवंबर 2007 में हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। तब प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लग चुकी थी और बीजेपी इस मामले को चुनावी प्रचार के जरिए प्रदेश के गली कूचों में पहुंचाने में जुट गई थी। दिसंबर 2007 में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बन गई और प्रेम कुमार धूमल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सरकार ने ब्रेकल के खिलाफ विजिलेंस और आयकर विभाग की जांच चला दी तो पता चला कि ब्रेकल ने जो वित्त व तकनीकी ताकत के दावे जुटाए हैं वो सब झूठे हैं। इससे प्रदेश भर में बवाल मच गया। विजिलेंस ने धूमल सरकार से ब्रेकल के खिलाफ 2008 में आईपीसी की धारा 420 के तहत नियमित मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी, जो नहीं दी गई। इस बीच अदालत ब्रेकल को अपफ्रंट मनी जमा कराने की मोहलत देती रही तो दूसरी ओर धूमल सरकार ने ब्रेकल को आवंटन रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया। आखिर में ब्रेकल की ओर से 280 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए। इसमें देरी से अपफ्रंट मनी जमा कराने पर लगा जुर्माना भी शामिल था। ये रकम ब्रेकल कंपनी के वाउचर पर जमा कराई गई थी। अब तक किसी को ये भी नहीं मालूम था कि ये रकम ब्रेकल के पास कहां से आई। इस बीच धूमल सरकार ने कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया व इस मामले को इस कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इस कमेटी में मुख्य सचिव, वित्त सचिव और पावर सचिव समेत 5 बड़े नौकरशाह शामिल हुए। तब तक विजिलेंस और आयकर विभाग की रपटें आ चुकी थी, जिनका जिक्र अदालत में भी हो चुका था। नौकरशाहों की इस कमेटी ने सबको हैरान कर दिया और राय दी कि इस प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी बात यह रही कि नौकरशाहों की इस कमेटी की बैठक में ब्रेकल के प्रतिनिधि तक मौजूद रहे। धूमल सरकार ने बड़ा उलटफेर करते हुए विजिलेंस और आयकर विभाग की जांचों में झूठे दस्तावेजों का खुलासा होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को रद्द न कर ब्रेकल के पास ही रहने दिया। धूमल सरकार के इस फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर अभी तक पर्दा नहीं उठा है, जबकि कायदे से इतना बड़ा फ्रॉड करने वाले तमाम लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस मुल्क में कहा जाता है कि जब नेता, नौकरशाह और कॉरपोरेट जगत की हस्तियां साथ हो तो फिर तमाम 420 खत्म हो ही जाती है। बहरहाल धूमल सरकार के इस फैसले के खिलाफ बोलने में दूसरे नंबर पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। वह 7 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस BK आहूजा की खंडपीठ ने तमाम तरह की टिप्पणियां करते हुए आवंटन को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि सरकार चाहे तो वो इस प्रोजेक्ट को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आवंटित कर सकती है या दोबारा बोली लगा सकती है। इसी सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ था कि जो अपफ्रंट मनी ब्रेकल ने जमा कराया वो अदानी समूह की कंपनियों के खाते से आया है, जबकि अदानी समूह की कंपनी अदानी पावर की ब्रेकल के साथ ना तो हिस्सेदारी थी और ना ही उसे कंसोर्टियम का सदस्य बनने के लिए सरकार ने मंजूरी दी थी, क्योंकि बोली दस्तावेजों के प्रावधानों में प्रोजेक्ट आवंटन के बाद ऐसा करना मुश्किल था। इससे सब हैरत में पड़ गए और इस आवंटन के दौरान लगे इल्जामों को बल मिला। हाईकोर्ट का यह फैसला धूमल, उनकी सरकार, बीजेपी के साथ साथ नौकरशाहों की जुंडली के लिए बड़ा झटका था। धूमल सरकार ने इस प्रोजेक्ट की दोबारा बोली लगाने का फैसला लिया, लेकिन दिसंबर 2012 तक, जब तक बीजेपी सत्ता में रही, इसकी बोली नहीं लगाई गई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ब्रेकल व रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और अदानी अपफ्रंट मनी को लौटाने के लिए सरकार को चिट्ठियां लिखता रहा। इस बीच दिसंबर 2012 में प्रदेश में कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार सत्ता में आ गई और वीरभद्र सिंह को भ्रष्टाचार के आरोपों में बीजेपी ने एक बार फिर से घेर लिया। धूमल और बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय नेता अरुण जेटली के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी सक्रिय हो गए। इस बीच वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने स्टील घोटाले में जांच खोल दी। उधर अदानी पावर ने सुप्रीम कोर्ट में ब्रेकल की याचिका के साथ एक अर्जी दायर की कि उसे अपफ्रंट मनी की रकम लौटाई जाए। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार सत्तासीन हो गई।
अदानी के अर्जी दायर करने के बाद वीरभद्र सिंह सरकार ने ब्रेकल को नोटिस भेज दिया कि उसकी वजह से 960 मेगावाट का ये हाइडल प्रोजेक्ट नहीं लगा और 2014 तक हिमाचल को 2713 करोड़ रुपए का पोटेंशियल नुकसान हो चुका है, इसलिए इस नुकसान की भरपाई की जाए। यही नहीं, 2014 में ही वीरभद्र सिंह सरकार ने अदानी की अपफ्रंट मनी लौटाने की चिट्ठियों पर अपना फैसला सुनाते हुए उसके आग्रह को भी ठुकरा दिया और दो टूक कह दिया कि अदानी पावर का इस मामले में हिमाचल सरकार से कोई लेना देना नहीं है। 2713 करोड़ रुपए के नुकसान के भरपाई का नोटिस जाने के बाद ब्रेकल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, साथ ही अदानी की अर्जी भी वापस हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अब मामला हिमाचल सरकार और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में ही रहा, लेकिन प्रदेश में तब खलबली मच गई जब वीरभद्र सिंह कैबिनेट ने 10 सितंबर 2015 को बेहद हैरान करने वाला कदम उठाया और इस प्रोजेक्ट को 2006 की बोली के आधार पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आवंटित कर दिया। साथ ही शर्त रखी कि वह सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दायर याचिका को वापस ले लेगा। इसी कैबिनेट में यह भी अजीबोगरीब फैसला लिया कि जो अपफ्रंट मनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से जमा कराया जाएगा उसमें से अदानी के 280 करोड़ रुपए उसे लौटा दिए जाएंगे। इसी बीच ब्रेकल को नुकसान की भरपाई के लिए जो 2713 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था उसे भी वापस ले लिया। प्रथम दृष्टया कैबिनेट के ये फैसले हैरान करने वाले थे, क्योंकि जब प्रोजेक्ट ही नहीं लगा तो कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के मुताबिक अपफ्रंट मनी की यह रकम जब्त हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा के किसी भी काम के लिए बोली लगाने का कानूनी प्रावधान वित्त नियमों में है, लेकिन वीरभद्र सिंह सरकार ने खिलौने की तरह इस 9000 करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट को अदानी समूह को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया, जबकि धूमल कैबिनेट ने 2009-10 में फैसला लिया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से टेंडर मंगवाए जाएंगे। इस फैसले से वीरभद्र सिंह ही नहीं, अदानी और अंबानी भी गदगद हो गए, क्योंकि सबके वारे न्यारे एक ही झटके में हो गए थे। लेकिन ये फैसला अपने आप में हैरान करने वाला था। आखिर 2006 की बोली के आधार पर 2015 में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे किसी कंपनी को दिया जा सकता है। रिलायंस के हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका था, वो इस प्रोजेक्ट को लेने को तैयार हो गया था। यहाँ बेहद दिलचस्प बात यह थी कि हिमाचल में बीजेपी उस समय विपक्ष में थी और प्रेम कुमार धूमल नेता प्रतिपक्ष थे। इतना बड़ा कांड हो जाने के बावजूद बीजेपी चुप रही और करीब 15 दिनों के बाद एक सरसरी प्रतिक्रिया सामने आई। उसने केवल रस्म अदायगी के लिए इस आवंटन के फैसले को कटघरे में खड़ा किया। वो तब से लेकर अब तक इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। दिलचस्प यह है कि 10 सितंबर 2015 को वीरभद्र सिंह कैबिनेट ने यह फैसला लिया और 26 सितंबर 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की 3 दिनों की यात्रा पर थे तो वीरभद्र सिंह के शिमला के निजी आवास हॉल लॉज पर स्टील घोटाले को लेकर सीबीआई की छापेमारी हो गई। उस वक्त तमाम तरह की अफवाहों का बाजार गर्म था कि सीबीआई रेड के पीछे इस प्रोजेक्ट का आवंटन है। हालांकि रिपोर्टर्स आई इसकी पुष्टि नहीं कर सकती। इसी दिन वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी भी स्थानीय मंदिर में थी। तब से ये सौदा दोबारा से मुश्किल में पड़ता गया। रिलायंस ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा तो वापस ले लिया, लेकिन बाद में एक चिट्ठी लिखकर वीरभद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य सरकार उसे पर्यावरण मंजूरियां लेके दे दें, क्योंकि ऐसा पूरे देश में कहीं होता नहीं था। कानूनी प्रावधान ही नहीं है, आज भी नहीं है। सरकार के ऐसा करने से मुकर जाने के बाद 2016 में रिलायंस ने भी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस हो जाने के बाद विजिलेंस एक बार फिर सक्रिय हो गई। उसने सरकार से ब्रेकल के खिलाफ 420C का मुकदमा दायर करने की मंजूरी मांगी। यहाँ पर नौकरशाह फाइलों को किस तरह से इधर से उधर टॉस करते रहें, ये अलग किस्सा है। याद रहे, विजिलेंस की ओर से 2008 से ही इस मामले में नियमित एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाती रही थी, लेकिन विधि विभाग ने कोई कानूनी राय दे दी थी कि जब तक ये मामला अदालतों के अधीन है तब तक एफआईआर दायर नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह की विधि विभाग ने एक और राय दी थी कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए 2 बार
अपफ्रंट मनी नहीं वसूला जा सकता। विधि विभाग की ये तमाम कानूनी राय आज भी कटघरे में है। वीरभद्र सिंह सरकार की ओर से अदानी पावर को विधानसभा चुनावों से ऐन पहले 10 अक्टूबर 2017 और 26 अक्टूबर 2017 को चिट्ठियां लिखी कि सरकार अदानी को अपफ्रंट मनी लौटाने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है। ये चिट्ठियां क्यों लिखी गई, किसके इशारे पर लिखी गई और किन मंशाओं के साथ लिखी गई, इसकी कायदे से जांच होनी चाहिए थी। यही वो दो चिट्ठियां हैं जिन्होंने सब कुछ संदेहास्पद बना दिया है। प्रदेश में 13 अक्टूबर 2017 को आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता के बीच ही 7 दिसंबर 2017 को वीरभद्र सरकार ने बड़ा उलटफेर करते हुए फैसला लिया कि सरकार अपफ्रंट मनी लौटाने के अपने 10 सितंबर 2015 के फैसले को वापस लेती है, क्योंकि इसमें अब कानूनी जटिलता है। यहाँ ये काबिल गौर है कि ये मसौदा मंत्रियों को सर्कुलेट किया गया था। इसी 10 दिसंबर 2017 के फैसले को आधार बनाकर 2019 में अदानी पावर ने बीजेपी की जयराम सरकार के दौरान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन उसने ब्रेकल को पार्टी नहीं बनाया। अदानी ने अजीबोगरीब दावा किया कि ब्रेकल ने उसे इस रकम को लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। ऐसा ये अपने आप में दिलचस्प था और इसी मुल्क में हो भी सकता है। दिसंबर 2017 में प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में आई और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल नहीं बल्कि जयराम ठाकुर बन गए। कायदे से इस मामले में 2015 से लेकर 2017 तक क्या क्या कारगुजारियां हुई थी, ये आवंटन कैसे हो गया था, इसकी गहन जांच हो जानी चाहिए थी। लेकिन मामला अदानी अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़ा था और देश में मोदी सरकार सत्ता में थी, तो कहीं कोई हलचल ही नहीं हुई थी। विजिलेंस की ओर से इस मामले में ब्रेकल के खिलाफ बार बार 420 का मुकदमा दायर करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी जाती रही, लेकिन हर बार नौकरशाह फाइलों को घुमाते रहे। अदानी समूह ने जयराम को भी इस रकम को लौटाने के लिए चिट्ठियां लिखी और 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया हो गया। हिमाचल हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अपने आदेश में लिखा कि अदालत के समक्ष जयराम सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार इस मामले पर कैबिनेट में गौर करना चाहती है। अदालत ने इस मामले को कैबिनेट में ले जाने के लिए आदेश दिया और पैसा कैसे अदानी को लौटाया जाए, इस बाबत अदालत को अवगत कराने का भी आग्रह किया। लेकिन जैसे ही ये आदेश तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर प्रबोध सक्सेना के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनके पास उस दौरान बिजली महकमा भी था, को फाइल भेजी कि उन्होंने एडवोकेट जनरल को कभी भी इस तरह के निर्देश नहीं दिए कि वह अदालत में यह कहे कि सरकार इस मसले को कैबिनेट में ले जाना चाहती है। जयराम से ये फाइल कैबिनेट की बैठक हो जाने तक सक्सेना के पास वापस ही नहीं आई। जब ये फाइल वापस सक्सेना के पास पहुंची तो जयराम ने इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की थी। जयराम कैबिनेट ने फैसला लिया कि सरकार अदानी पावर को अपफ्रंट मनी नहीं लौटाएगी। प्रबोध सक्सेना अब कांग्रेस की मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मुख्य सचिव है। इस तरह कैबिनेट में मामले को ले जाना अपने आप में हैरान करने वाला व रहस्य लिए हुए है। सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से याचिका वापस लेने के बाद नौकरशाह विजिलेंस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी नहीं दे रहे थे। इसी बीच जयराम सरकार ने 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय कुंडू को प्रधान सचिव विजिलेंस की कुर्सी पर बिठा दिया। वह बाद में हिमाचल के डीजीपी भी बने। पहले वह भी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक संक्षिप्त सी मुलाकात में जब उनसे कहा गया कि क्या झूठे दावों के आधार पर अरबों खरबों का प्रोजेक्ट हथिया लेना वाजिब है, वो भी तब जब ये तमाम दावे झूठे हैं, ये विजिलेंस ने खुद अपनी जांच में पाया है। इसके बाद कुंडू ने इस मामले में ब्रेकल के खिलाफ 420 का मुकदमा दायर करने की मंजूरी दे दी। वह तब जाकर कहीं एफआईआर हुई। 420 के इस मामले में तब से लेकर अब तक विजिलेंस की जांच कहां तक पहुंची है, इस पर से किसी और दिन पर्दा उठाया जाएगा। दूसरी ओर 2019 से अदानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई चलती रही।
बाद में हाई कोर्ट ने इसे सिंगल बेंच के सुपुर्द कर दिया। अप्रैल 2022 में जस्टिस संदीप शर्मा की सिंगल बेंच ने अदानी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 280 करोड़ रुपए को 2 महीने में लौटाने का फैसला सुना दिया। साथ ही अपने फैसले में कहा कि अगर 2 महीने के भीतर ये रकम नहीं लौटाई जाती है तो 10% ब्याज अदा करना होगा। जयराम सरकार में इस फैसले को उठाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। सरकार की ओर से डिवीजन बेंच में अपील कर दी गई और उधर गदगद अदानी ने भी इस फैसले को लागू करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। उसने जिस दिन उसके खाते से पैसे सरकार के खाते में गए थे उस दिन से ब्याज अदा करने की मांग भी कर दी। दिसंबर 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सत्ता में आ गई और इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तारीखों पर तारीखें मांगी जाती रही। अदानी पावर ने अपनी याचिका में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं को आधार बनाया गया, लेकिन जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने अपनी तमाम दलीलों को दरकिनार कर दिया और 7 अक्टूबर 2009 की तत्कालीन जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस बीके आहूजा की डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में ब्रिकल ने फ्रॉड करके ये प्रोजेक्ट हथियाया था और अदानी ने जब ये पैसा जमा कराया था तो उसे मालूम था कि ये मामला कानूनी जटिलताओं में उलझा हुआ है। तत्कालीन डिवीजन बेंच ने उसे व ब्रेकल को तब भी आगाह किया था कि ये रकम अपने जोखिम पे जमा करा रहे हैं। इसके अलावा अदानी कभी भी ब्रेकल के साथ कंसोर्टियम में नहीं रहा और न ही उसकी इस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर उसे ये रकम लेनी है तो उसे ब्रेकल से लेनी है, ना कि सरकार से। जस्टिस ठाकुर और जस्टिस नेगी ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जस्टिस संदीप शर्मा की एकल बेंच ने इन पहलुओं को अपने फैसले में नज़रअंदाज किया है। जस्टिस ठाकुर और जस्टिस नेगी ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 2009 का फैसला मान्य है, जिसमें ब्रेकल के तमाम दावों को झूठा पाया जा चुका है। इस तरह इस फैसले से अदानी समूह की कंपनी को बड़ा झटका लगा, लेकिन सुक्खू सरकार को बहुत राहत मिल गई है। जाहिर सी बात है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही, तब के विवरण को तब साझा किया जाता रहेगा। इस तरह के तमाम बड़े कारनामे जानने के लिए आप जुड़े रहें रिपोर्टर्स आई यूट्यूब चैनल के साथ। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसे लाइक भी करें, शेयर तो आप ज़रूर ही करेंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए रिपोर्टर्स आई की ओर से आपका आभार। नमस्कार।